वेलकम एवरीवन। आज के इस सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की कहानी के बाद की कहानी को समझेंगे इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो मैंने आपको बताया था क्या कि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उस वर्ड्स को ही हम 8 टाइप्स में पढ़ने का काम करते हैं और वही 8 टाइप्स इंग्लिश में हमारे क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसी के बारे में हम लोगों ने एक लाइन का डेफिनेशन समझा था और उसके कुछ एग्जांपल्स को हमने देखा था। ओके, अब इस वर्ड्स के बाद हमें इंग्लिश में जरूरत पड़ी किसकी? इंग्लिश में हमारे पास निकल कर आ गया जी फ्रेज। इस वर्ड्स के बाद इंग्लिश में जो कहानी हमारी जुड़ी वो है अपने आप में क्या, हमारा फ्रेज। अब ये फ्रेज क्या होता है? देखो भैया, फ्रेज हम सिंपल बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ ना निकल कर आए। ओके, यानी कि इस फ्रेज को डिफाइन कर सकते हैं सिंपल, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, यानी कि एक ऐसा शब्दों का समूह हो जिसका पूरा अर्थ ना निकल कर आए, वही हमारा क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा कह लें, मान लो कि मैंने आपसे कह दिया कि मैं और आप सभी, ये दो शब्द मैंने यूज किए यहां पे, मैं और आप सभी, और उसके बाद मेरा स्टेटमेंट कुछ उसके साथ जुड़े ही ना, तो आपके मन में ये कंफ्यूजन आएगा कि वास्तव में मैं ये कहना क्या चाहता हूं आपसे। ओके, लेकिन वही अगर मैं ये कह दूं कि मैं और आप सभी मिलकर इंग्लिश सीखेंगे, तो शायद मेरे इस मैं और आप लोगों का मतलब समझ में आ जाएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम सभी मिलकर वास्तव में इंग्लिश सीखें। राइट? तो फ्रेज अपने आप में क्या होगा कि जब तक आप उसको सेंटेंस में यूज में नहीं लाएंगे तब तक वो पूरा मीनिंग नहीं देगा। अगर हम सिर्फ फ्रेज को लेकर चलेंगे तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा लेकिन उसकी मीनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। ओके, सो फ्रेज के बाद हम बढ़ते हैं अपने आगे के सफर में, और फ्रेज के बाद इंग्लिश में हमारा क्या आता है? तो आता है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होता है? राइट? A group of words without a complete meaning, जो हमने फ्रेज की डेफिनेशन तैयार की थी, अगर उस डेफिनेशन में से हम विदाउट में से आउट को आउट कर दें, अगर फ्रेज की डेफिनेशन में से विदाउट में से अगर हम आउट को आउट कर दें तो हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन बन जाती है। ओके, यानी कि सेंटेंस की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? सेंटेंस की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं लाइक अ ग्रुप ऑफ words with a complete meaning। A group of words with a complete meaning, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि अपने आप में पूरा अर्थ देता हो। शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि अपने आप में पूरा अर्थ देता हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा सेंटेंस। चलो जी, सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स को मैं रखता हूं। मैंने अगर ये कह दिया कि भाई गेस्ट को काट कर आम खिलाओ, मैंने ये कह दिया कि पापा को गर्म कर कर पानी पिलाओ, मैंने ये कह दिया मम्मा मुझे गर्म कर कर दाल देना, तो भाई इन तीनों सेंटेंस को अगर देखें तो क्या ये सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं या नहीं है? आप बिल्कुल कहेंगे कि ये तीनों अपने आप में सेंटेंस के ही एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर सेंटेंस को गौर से अगर रिवाइज किया जाए तो मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला आपको? मैंने वहां पर ये बोला कि गेस्ट को काट कर आम खिलाओ। क्या ये कहना सही है? अगर गौर करें तो हमें क्या कहना चाहिए वहां पे? आम को काट कर गेस्ट को खिलाओ। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बोला आपको? कि पापा को गर्म कर कर पानी पिलाओ। क्या ये बोलना सही है क्या? लेकिन हम अक्सर हाँ ऐसे ही बात करते हैं हिंदी में। हमें क्या कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए कि पानी को गर्म कर कर पापा को पिलाओ। मैंने फिर आपके सामने एक सेंटेंस रखा था क्या कि भाई मुझे गर्म कर कर दाल दो, लेकिन हमें बोलना क्या चाहिए? दाल को गर्म कर कर मुझे दो।
तो हिंदी में बोलचाल की भाषा में हम इस तरीके से उटपटांग बातें बोलकर अपनी काम को चला लेते हैं जी। यानी कि एक बात समझ में आ रहा है कि अगर सेंटेंस को प्योर मीनिंग के साथ अगर हमें समझना है, हमें जानना है, तो वहां पर सेंटेंस के अंदर में उसका वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तब जाकर उस सेंटेंस की कोई प्रॉपर मीनिंग निकलती है। अदरवाइज वो सेंटेंस अपने आप में नॉनसेंस हो जाएगा। यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारा क्या है, वो हमारा होता है जी, वो हमारा होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है वहां पर क्या, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, राइट। और इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को समझने के लिए सेंटेंस में हमें जरूरत पड़ती है किसकी, तो सेंटेंस में हमें जरूरत पड़ती है जी स्ट्रक्चर की। इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को समझने के लिए हमें सेंटेंस में जरूरत पड़ती है किसकी, तो स्ट्रक्चर की। और अगर हम स्ट्रक्चर को समझे तो किसी भी सेंटेंस का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेंटेंस का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहला हमारा आता है जी सब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस के अंदर में हमारा आता है जी वर्ब। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम सेंटेंस में लाते हैं किसको, कॉम्प्लीमेंट को। और फिर सेंटेंसेस में हमारा यूज में आ जाता है एडवर्बियल्स। ओके, सो किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा आता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या फिर क्या आता है भाई, एडवर्बियल्स आता है। ओके, अब बारी बारी से इस स्ट्रक्चर के बेस पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ये एडवर्बियल्स क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं इस वीडियो में, जहां से आपके बेसिक लेवल का एक और चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी और वो हमारा अपने आप में क्या होगा, द सेंटेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ द सेंटेंस, जो आपको इसकी आगे की कहानी को बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग शुरू करते हैं यहां से। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सेंटेंस को बड़ी बारीकियों से समझना होगा कि ये सेंटेंस होता क्या है, उसके पार्ट्स कितने आते हैं, उसके क्या क्या काइंड्स होते हैं, राइट। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन के साथ। द सेंटेंस, सेंटेंस को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल ये बोल सकते हैं लाइक a group of words with a complete meaning, जैसा कि मैंने आपको बताया। या फिर आप चाहें तो सेंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं any complete meaning is called the सेंटेंस। आप चाहें तो एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, और सेंटेंस इज अ कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स इन वर्ड्स। ओके, सो मैंने पहला यहां पे डेफिनेशन लिखा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले। वहीं मैंने दूसरा यहां पे डेफिनेशन तैयार किया, एनी कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड द सेंटेंस। अब यहां समझना है, मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जनरली यहां पे कह दिया कि कोई भी ऐसा शब्द जो अपने आप में पूरा अर्थ देता हो। क्योंकि जब हम सेंटेंस के काइंड्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये वाली डेफिनेशन वहां पे सेट आपको देखती मिलेगी। एनी कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड द सेंटेंस। कभी कभी हम अपनी बातों को पूरे सेंटेंस में ना कर एक शब्द में ही अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं।
जैसे अगर किसी ने कह दिया, लाइक अगर मान लो मैं भी आपकी क्लासेस ले रहा हूं, कोई अभी आ जाए मुझसे पूछे मे आई कम इन सर, तो मैं वहां सिंपल क्या बोल सकता हूं? ओके, मैं क्या बोल सकता हूं? यस, मैं क्या बोल सकता हूं? श्योर। तो ये तमाम मेरा जो आंसर्स निकल कर आया, ये अपने आप में क्या है भाई? एक शब्द का है, और उस बात से मुझे जो कहना है मैंने कह के अपना काम निकाल लिया। यानी कि कोई भी वर्ड अगर आप परोसते हो और अगर वो उस सिचुएशन पे फिट बैठती है और उसका मीनिंग पूरा आता है, तो आप समझ लो भैया वो अपने आप पे एक सेंटेंस की तरह काम जरूर करेगा, राइट। और तीसरा डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे दिया, और सेंटेंस इज अ कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स इन वर्ड्स, यानी कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? तो विचारों की अभिव्यक्ति होती है, राइट, जिसे हम शब्दों के रूप में पेश करते हैं। यानी कि हम जो सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, उन विचारों को हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, राइट। और उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमें माध्यम की क्या जरूरत पड़ी? तो हमने शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, राइट। तो जब हम अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? वो भी हमारा अपने आप में सेंटेंस कहलाता है। ओके, सो सेंटेंस की ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको भी शेयर की, आप जो चाहो इसमें से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ओके, अब इस सेंटेंस की डेफिनेशन के बाद हमें अब जरूरत पड़ती है सेंटेंस के बारे में और कुछ जानने की। तो चलिए अब हम सीखते हैं सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या आते हैं, राइट। और एक बात आप याद रखेंगे कि सेंटेंस में हमेशा हमें ध्यान देना है किस पे? तो उसके एलिमेंट ऑफ वर्ड्स पे, क्योंकि जब तक एलिमेंट ऑफ वर्ड सही नहीं होगा, हमारा वो सेंटेंस अपने आप में पूरा सही मीनिंग नहीं देगा। ओके, चलिए अब यहां पे हम फिर लेके चलते हैं किसको? सेंटेंस के पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो सेंटेंस की पार्ट्स को अगर समझें तो हमारा जो सेंटेंस का पार्ट्स होता है वो अपने आप में 2 होता है। सेंटेंस का जो पार्ट्स होगा वो अपने आप में होगा हमारा कितना? 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा पार्ट्स इसमें आएगा, पहला पार्ट तो सेंटेंस का अपने आप में होता है जी सब्जेक्ट, वही दूसरा पार्ट सेंटेंस का हमने बना दिया क्या? प्रेडिकेट। पहला हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है, वही दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। हिंदी में बात कर लें तो सब्जेक्ट की हिंदी हम लोग कर्ता जानते हैं और प्रेडिकेट की हिंदी विधेय बोला जाता है, राइट। अब फिर समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट होता क्या है और ये प्रेडिकेट होता क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन अपने आप में है तो है क्या। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं किसे? सबसे पहले हम लेकर चलते हैं जी अपने सब्जेक्ट को, कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पहले। अब मैंने अगर आपसे बोला श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका जवाब आएगा श्री नरेंद्र मोदी। मैंने अगर बोल दिया कि बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन है, तो आप बोलेंगे बीजेपी है। मैंने अगर आपसे बोल दिया कि श्री राम हमारे भगवान हैं और हमने आपसे पूछ लिया कि हमारे भगवान कौन है, तो आपका जवाब होगा श्री राम। तो यहां बारी बारी से मेरे क्वेश्चंस का आंसर आपने दिया, यानी कि मैंने जिसके ऊपर में चर्चा चलाई आपने सब्जेक्ट के जगह पे उन्हीं का नाम लिया है। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो किसी सेंटेंस के अंदर में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मैंने बोला कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मैंने किसके बारे में बोला? तो श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो श्री नरेंद्र मोदी उस वाक्य में अपने आप में क्या है? तो सब्जेक्ट है। मैंने आपसे पूछा कि हमारे भगवान कौन है, तो आपका जवाब था वहां पे श्री राम। ओके, तो हमने किनकी चर्चा की? श्री राम की। किसके बारे में भगवान हमने बोला? श्री राम के बारे में। तो वहां पे जिनके बारे में चर्चा किया जाता है ना, वही उस वाक्य में क्या है भाई? तो वही उस वाक्य में सब्जेक्ट होता है, राइट। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन आप सिंपल याद रख ले कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो वही उस वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है। मैं फिर एक एग्जांपल ले लूं। मैंने आपसे बोला कि सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है। मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई एक महान खिलाड़ी है,
इस सेंटेंस में किसकी चर्चा हो रही है? तो आप बोलेंगे सचिन तेंदुलकर की, राइट? तो फिर से बात वही आती है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि आप इस बात को लिख सकते हैं, कह सकते हैं दैट द वर्ड or words about which something is said is called the subject. The word or words about which something is said is called the subject. यानी कि वह शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही क्या कहलाएगा हमारा? तो वही हमारा कहलाता है भाई सब्जेक्ट, राइट? इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंने अगर बोल दिया श्री नरेंद्र मोदी is my inspiration. श्री नरेंद्र मोदी इज माई इंस्पिरेशन। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई मेरे इंस्पिरेशन कौन है, तो भाई उसका जवाब निकल कर आएगा भाई श्री नरेंद्र मोदी। उसका जवाब क्या निकल कर आएगा? श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूं? श्री नरेंद्र मोदी की। तो ये क्या हो गया इस सेंटेंस के अंदर में भाई? ये हमारे हो गए सब्जेक्ट, राइट? कोई दिक्कत? अब मान लो मैंने बोल दिया भाई दूसरा सेंटेंस लेते हैं फिर से। मैंने बोला श्री राम इज माई लॉर्ड। श्री राम इज माई लॉर्ड। मैंने पूछा भाई मेरे भगवान कौन है? आपका आंसर क्या आ गया भाई? श्री राम। तो फिर से यहाँ श्री राम जो है ये मेरे क्या हो गए भाई? ये इस सेंटेंस में हो गए जी सब्जेक्ट, राइट? सो होपफुली आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि हमारा सब्जेक्ट होता क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट होता है भाई जिसके बारे में हम कोई बात कर ले वही उस सेंटेंस का क्या है हमारा? तो सब्जेक्ट है, ओके? अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपसे शेयर करूंगा। देखो जब सेंटेंस की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सेंटेंस के अंदर में सब्जेक्ट को लिखने की बात करते हैं, राइट? तो हम सब्जेक्ट को दो तरीके से सेंटेंस के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो या तो सेंटेंस में विद हेड होता है या फिर विदाउट हेड होता है। कहने का अर्थ क्या है? जैसे मान लो अगर विद हेड और विदाउट हेड की बात को समझिए। देखो जो भी सब्जेक्ट हमारा होगा, जो भी सब्जेक्ट होता है ना, इसको हम दो तरीके से पेश कर लेते हैं। एक को हमने नाम दे दिया क्या? विद हेड। अब देखो विद हेड का अर्थ अपने आप में क्या है? देखो विद हेड का अर्थ है जब आप सेंटेंस में आर्टिकल्स का यूज कर लेते हैं। आर्टिकल्स हमारा क्या है? आर्टिकल ए है, एन है या फिर द है हमारा, राइट? या फिर आप सेंटेंस में यूज करते हैं पजेसिव्स का, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम कर लेते हैं। तो आर्टिकल्स या पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा क्या आएगा? तो हमारा नाउन आएगा। क्या आएगा? हमारा हमेशा नाउन आएगा। यानी कि सेंटेंस के अंदर में जब सब्जेक्ट को लिखने की बात आती है तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को इनके साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों के साथ हमेशा याद रखेंगे आगे हमेशा क्या आएगा? हमारा नाउन ही आएगा। आगे हमेशा क्या आएगा? हमारा नाउन ही आएगा। अब एक एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया अ कैट इज लाइंग अंडर द बेड। अ कैट इज लाइंग अंडर द बेड। मैंने पूछा भाई बेड के नीचे कौन लेटा है? तो आपने क्या आंसर दिया? अ कैट। और ये अ कैट यहां पे क्या है भाई? सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है भाई? सब्जेक्ट है। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें अगर, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? तो पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे माई आता है जी, या फिर आता है आवर, या फिर आता है क्या हमारा? योर, या फिर क्या आ सकता है? इज नहीं तो क्या आ जाएगा? हर,
राइट, हर नहीं तो क्या आ सकता है, इट्स आ सकता है, या फिर हमारा क्या आ सकता है जी, सेंटेंस में देयर आ सकता है। ओके, और इस सब के बाद अपने आप में हमेशा क्या फॉलो करेगा इस यहाँ पे, तो हमेशा नाउन फॉलो करेगा, राइट। यानी कि जैसे मान लेते हैं सेंटेंस में आप बोलते हैं लाइक माय वाइफ, या फिर आपने बोल दिया माय सिस्टर, या फिर आपने बोल दिया माय मदर एसेट्रा। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस के अंदर में सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन विद हेड के साथ होता है। यानी कि विद हेड का अर्थ हो गया कि जब भी आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा, तो अगर किसी सब्जेक्ट में आर्टिकल्स या फिर पजेसिव साथ में आते हैं, तो उसको फॉलो करने वाला जो नाउन आएगा, तो वो पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे जैसे माय वाइफ, माय सिस्टर, माय मदर, माय फादर, कुछ भी आ जाए माय फ्रेंड, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, राइट। वहीं अगर दूसरे की बात करें तो हमारे पास एक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है भाई, तो वो होता है हमारा विदाउट हेड, विदाउट हेड। अब विदाउट हेड का अर्थ क्या हो गया, सो विदाउट हेड का वहां पे सिंपल हमारा हो गया का, जहां पे आपको ना तो आर्टिकल्स का यूज आएगा और ना ही वहां पे यूज किसका आएगा जी, ना ही यूज आ जाएगा पजेसिव्स का, ना ही किसका यूज आएगा, पजेसिव्स का, राइट, ना ही वहां यूज आएगा किसका, पजेसिव्स का। ओके, तो यहां पे क्या होगा, तो ऐसे में सिंपल आप याद रखिए, यहां पे या तो हम नाउन का यूज करते हैं और नहीं तो किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। ऐसे में हम या तो नाउन का यूज करते हैं, नहीं तो किसका यूज करते हैं, नहीं तो हम यूज कर लेते हैं किसका, प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद हेड और विदाउट हेड। जब विद हेड में जाएंगे तो आर्टिकल्स या पजेसिव एडजेक्टिव्स को फॉलो करता हुआ नाउन दिखेगा, वही विदाउट हेड में ना तो आर्टिकल्स का यूज करते हैं ना ही पजेसिव्स का यूज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा नाउन या फिर कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे। ओके, टेक द टाइम, आप इस बात को जल्दी से लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी विदाउट हेड उसके कुछ एग्जांपल्स को पहले हम लोग देख लें, समझ सकें। सब्जेक्ट में विदाउट हेड का क्या लेना देना है, एक बार फिर से थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो विदाउट हेड के कुछ एग्जांपल्स को लेने पड़ेगा। सिंपल आपको याद क्या रखना है विदाउट हेड में, जैसे मान लो मैंने बोल दिया मोहित इज माय फ्रेंड, मोहित इज माय फ्रेंड। अब यहां पे मोहित क्या है, तो मोहित इस सेंटेंस के अंदर में हमारा क्या है भाई, तो ये है हमारा सब्जेक्ट, राइट। अब मैंने मान लो दूसरा लिख दिया है, यहाँ पे दूसरा मेरा ये स्टेटमेंट है लाइक ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे डॉक्टर कौन है भाई, तो आपका आंसर आएगा क्या, ही। तो ही यहाँ पर अपने आप में इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो विदाउट हेड वाले में ना तो मैंने आर्टिकल्स का यूज किया और ना ही किसी पजेसिव्स का यूज किया। यानी कि एक बात ये भी समझ में आई, किसी भी सेंटेंस के अंदर में जो सब्जेक्ट होता है, राइट, वो या तो याद रखेंगे आप, या तो नाउन होगा या फिर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, एक बात यहाँ पे और भी समझ में आई हमें कि सेंटेंस में जब हम विद हेड में नाउन को, विद हेड में अगर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, विद हेड में जब हम सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, हम इस नाउन के पहले हम निश्चित तौर पर क्या लगाएंगे, हम निश्चित तौर पर लगाएंगे क्या, आर्टिकल्स ए एंड, या फिर हम क्या लगाएंगे द, और या फिर हमको क्या लगाना होगा, पजेसिव्स, या फिर हमें क्या लगाना होगा, पजेसिव्स, ठीक है। और पजेसिव्स में मैंने बताया था अभी जस्ट माई हो गया, आवर हो गया, एटसेट्रा, और इन सबको फॉलो करता दिखेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, नाउन। यानी कि हेड वाले में जब भी आएगा ना, जब हम हेड वाले की बात करेंगे, हेड वाला सब्जेक्ट जो हमारा होगा उसमें ये दोनों निश्चित आएगा और उसके बाद नाउन फॉलो होगा। लेकिन विदाउट हेड वाला जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि विदाउट हेड वाला जो सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको क्या याद रखना है भाई, उसमें आप याद कर लीजिए
कि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, सो ये विद हेट और विदाउट हेट की कहानी रही हमारी सबसेट के रिप्रेजेंटेशन की। ओके, तो सेंटेंस में हमारा एक पार्ट क्या होगा, सबसेट। अब बात करते हैं सेंटेंस में सेंटेंस के दूसरे पार्ट की। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सेंटेंस के अंदर में जो हमारा दूसरा पार्ट कहलाया, सेंटेंस के अंदर में जो हमारा दूसरा पार्ट कहला रहा है वो अपने आप में हमारा क्या है, वो अपने आप में कहलाता है जी प्रेडिकेट। सेंटेंस का दूसरा पार्ट हमारा क्या है, अपने आप में जी प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है, हम लोगों ने अभी सब्जेक्ट की डेफिनेशन याद की थी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब दूसरी पंक्ति याद रखनी है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जैसे मैंने आपसे पूछा श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि मैंने क्या कहा था, तो आप बोलेंगे कि भाई हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। मैं अगर आपसे पूछ लूं श्री राम के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे, हमारे भगवान हैं। ओके, तो कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी आप कहते हैं ना, वही उस वाक्य का क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो भी चर्चा की जाती है सेंटेंस के अंदर में, वही हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है जी। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरे सेंटेंस के अंदर में से बस सब्जेक्ट को आप बाहर कर दें और जो भी हिस्सा बच जाता है वही अपने आप में क्या कहलाएगा, वही अपने आप में हमारा कहलाता है जी प्रेडिकेट। राइट, तो हम इसकी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। सिंपल, हम इसकी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, whatever is said about the subject is called the predicate। Whatever is said about the subject is called the predicate। यानी कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है वो पूरी की पूरी बात क्या हो जाएगी, अपने आप में प्रेडिकेट हो जाएगी। जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा वो बात क्या कहलाएगी, पूरी की पूरी प्रेडिकेट कहलाएगी। अब इसका कुछ एग्जांपल्स ले लें। फिर से मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था श्री नरेंद्र मोदी इज माय इंस्पिरेशन। अब इसको अगर हम एनालाइज करें तो यहां पे श्री नरेंद्र मोदी ये अपने आप में सेंटेंस में यूज में आ गया, कैसे भाई, सब्जेक्ट के तौर पे। राइट, श्री नरेंद्र मोदी, और हमने इनके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया, मैंने यहां पर आपके लिए बोला है इज माय इंस्पिरेशन। तो इस सेंटेंस के अंदर में जो हमारा प्रेडिकेट हुआ, इस सेंटेंस के अंदर में जो हमारा प्रेडिकेट हुआ वो क्या हो गया भाई, इज माय इंस्पिरेशन। ये जो हमारा क्या हो गया, अपने आप में प्रेडिकेट हो गया। ओके, दूसरा सेंटेंस वही मैं फिर से लिख दूं। अगर मैंने लिख दिया श्री राम इज माय लॉर्ड, राइट, श्री राम इज माय लॉर्ड, तो भाई मेरे भगवान कौन है, मैं किसकी बात बोल रहा हूं, तो मैं बात बोल रहा हूं फिर किसकी, श्री राम की। तो यहां पे श्री राम हमारे क्या हो गए, यहां पे सब्जेक्ट, और इज माय लॉर्ड ये बात मैं किसके लिए बोला, मैंने श्री राम के लिए बोला। तो श्री राम के बारे में मैंने जो कुछ भी बोल दिया, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में मैंने जो कुछ भी बोल दिया, पूरा का पूरा हिस्सा हमारा क्या हो गया, वो पूरा का पूरा हमारा हिस्सा क्या कहलाया जी, प्रेडिकेट कहलाया। राइट, सो सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहेंगे, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहेंगे, हम प्रेडिकेट कहेंगे। ओके, सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली, और अब हम लोग को आगे समझना है क्या, तो अब हम लोग को समझना है कि प्रेडिकेट वाले हिस्से में और क्या क्या बातें आती हैं। ओके, क्योंकि अगर आप प्रेडिकेट को देखें तो यहाँ कोई एक ही शब्द नहीं आया, कोई दो ही शब्द नहीं आए, दो से अधिक शब्द भी आते हैं। तो वो हर एक शब्द अपने आप में क्या फंक्शन करता है उसको समझना बहुत जरूरी है कि प्रेडिकेट वाले हिस्से में आता तो आता है क्या। ओके, टेक योर टाइम, पहले आप जल्दी से इसे नोट करें, फिर मैं प्रेडिकेट के साथ आगे बढ़ूंगा।
चलो भी तो समझते हैं प्रेडिकेट होता क्या है। इस प्रेडिकेट को जरा समझा जाए कि प्रेडिकेट के हिस्से में क्या क्या चीजें आती हैं। एक्चुअली देखो भाई, प्रेडिकेट में ऐसा है कि प्रेडिकेट में हमने देखा है अभी जस्ट कि प्रेडिकेट वाले हिस्से में हमारा सबसे पहले जो आ रहा था वो क्या था, हमारा एक वर्ब था, राइट। प्रेडिकेट वाले हिस्से में क्या आ रहा था भाई, तो एक वर्ब आ रहा था। इसी प्रेडिकेट वाले हिस्से में आप याद रखेंगे, इसी प्रेडिकेट वाले में सेंटेंस का दिया रहता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। इसी प्रेडिकेट वाले हिस्से में साथ ही साथ सेंटेंस का हमारा दिया रहता है एक और पार्ट, वो है क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है भाई, कॉम्प्लीमेंट, जो कि प्रेडिकेट वाले हिस्से में ही होता है। और फिर साथ ही साथ इसी हिस्से में आपको देखने को मिलता है क्या, एडवर्बियल्स। आपको देखने को क्या मिलेगा, एडवर्बियल्स। यानी प्रेडिकेट का जो हिस्सा होता है उसमें आपको वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स, ये चार चीजें अक्सर देखने को मिलती है किसी भी सेंटेंस के अंदर में। अक्सर प्रेडिकेट वाले हिस्से में ये चार चीजें आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल जाती है। ओके, और जैसा कि मैंने सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो बताया था आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद आता क्या है, तो वर्ब आता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट आता है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट आता है, नहीं तो एडवर्बियल्स आता है। तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी चीज बच रहा है ना, वो हर एक चीज अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। और ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा अलग अलग चीजों से मिलकर बन गया, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से, कॉम्प्लीमेंट से और एडवर्बियल से, राइट। अब इन चारों की बात हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर में। आप जल्दी से इसे लिख लें। ओके, थैंक यू।